क्या बात है जी, कभी गायब कभी गायब, कहाँ गायब हो गए थे? गाँव। अब देखो इधर देखो, पता नहीं स्लॉट बटता है, इधर देखो आई तो दो इधर से गायब हो गई। कल जो आई तो नहीं आई, है ना? कल दोनों जो आई तो नहीं आई, इन लोग दोनों आई तो मतलब सेटिंग वेटिंग है क्या तुम लोग का? हम लोग हाँ उससे नहीं बढ़े, मतलब कुछ लोग आएगा तो कुछ लोग फिर चला जाएगा। अच्छा, बढ़िया है, मन चंचल है तो बढ़िया है ना? जब सिलेक्शन वगैरह नहीं होगा तो फिर मन चंचल आता रहना। कल तुम लोग कहाँ तक हुआ था जी? मोरी स्टार्ट हो गया था। आ जाओ आ जाओ। सर यहाँ पे दिया हुआ है मेगास्ट्री की पुस्तक इंडिका और सर सिकंदर सर को यूनानी में का विवरण का सर दिया है एसीएस, उसका भी सर इंडिका व वार्षिका का दिया है। तो सर एसीएस क्या मेगास्ट्री को बुलाया? नहीं समझो क्या दिया हो।
ये सर यहाँ पे जैसे यूनानी लेखकों का है, तो यहाँ पर सर केसियस दिया हुआ, इंडिका व पार्शिका, मतलब ये प्रमुख रचना है सर। अब सर यहाँ पर भी एक रचना में देखते हैं मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। तो सर इंडिका में अब सर केसियस भी लिखा है, इंडिका मतलब, और मेगास्थनीज भी लिखा है, ये सब सर थोड़ा सा ना। ये तो अलग है, केसियस अलग है। अच्छा, बुक्स जो है वो इंडिका का हो सकता है, मेगास्थनीज जो इंडिका लिखा हुआ है उसी कुछ पार्ट जो है ये लिखा हो, तो दोनों को मिला के जो है ये बनता है। जैसे होता है ना, एक पार्ट ये लिखा, दूसरा पार्ट किसी और तो सर सबसे पहले तो मेगास्थनीज, उसके बाद केसियस आया है 416 में, कि तो हाँ, बहुत पहले 200 या 300 मतलब वही। इसी पुस्तक को जो है आगे हो सकता है बढ़ा के लिखा हो, क्योंकि मेगास्थनीज जो है लिखा हुआ जो है इंडिका जो है मेगास्थनीज का ही है। तो हम लोग मौर्य साम्राज्य में जो कल हम लोग जिक्र किए थे कि मौर्य साम्राज्य जो है मोटा मोटी जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में बता दिए थे कल कहानी, कि मौर्य साम्राज्य का जो है डेवलपमेंट कैसे हुआ था, है ना। मतलब जो है नंद वंश का जो है अंत करके जो है मौर्य साम्राज्य का जो है स्थापना हुआ था, ठीक है। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में बोला जाता है कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य को जो है संस्थापक रूप में बोल सकते हैं, या मौर्य साम्राज्य का जो है उत्पत्ति भी जो है उसी के द्वारा किया गया था। अब आपके सिलेबस में है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है साम्राज्य का विस्तार। देखो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है साम्राज्य का विस्तार जो है वो बहुत ज़्यादा उसका स्रोत नहीं मिलता है, ठीक है। बस कहीं कहीं प्लूटार्क वगैरह जो है, जस्टिन वगैरह जो है बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक बड़ी 6 लाख सेना लेकर जो है पूरे भारत को रोंद दिया, ठीक है, पूरे भारत को जीत लिया, ठीक है। तो मोटा मोटी हम लोग देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय अगर भारत का जो पार्ट था, है ना, भारत का अगर पार्ट हम लोग देखें तो जो है उस पार्ट में चंद्रगुप्त मौर्य का जो है कल हम बताए थे, जो सीमा जो है, जो सीमा है वो सीमा क्या था, कर्नाटक वाला पार्ट, कर्नाटक वाला पार्ट था, जहाँ पे श्रवण बेलगोला जो है नाम था, श्रवण बेलगोला, इसका जिक्र किया गया है। श्रवण बेलगोला का जिक्र किया गया है जैन ग्रंथ में, है ना। इसलिए क्या जाता कि जो है अपनी चंद्रगुप्त मौर्य अपने सीमा का जो है जो अंतिम बिंदु था वहाँ पर जाकर उसने जो अपना प्रांत त्यागा था। श्रवण बेलगोला में किस तरीके से प्रांत त्यागा था, संलेखन पद्धति होता है जैन धर्म में, जो है संलेखन पद्धति होता है, मतलब होता है अपने आप को कष्ट देना। तो कष्ट देने का मतलब भूखे और प्यास, है ना, मतलब अपना मतलब जल और अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, मतलब छोड़ दिया जाता है तब तक जब तक प्राण निकल न जाए। तथा उसी पद्धति से मिलता है उदाहरण कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था, और जैन धर्म का जो विधि है निर्माण प्राप्ति का, वही विधि के द्वारा जो उसने निर्माण प्राप्ति किया, मतलब संलेखन पद्धति, ठीक है। तो ये माना गया है कि जो है उसके अलावा अशोक का अभिलेख देखें तो वहाँ भी जो है अभिलेख में भी जो मिलता है ना, कुछ अभिलेख में मिलता है कि चोल, चेर और पांडे जो है उसके पड़ोसी राज्य थे। मतलब पड़ोसी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भारत का अगर देखें हम लोग तो भारत का जो है मिलता है ना कि हमारा पड़ोसी राज्य कौन कौन है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है ना, नेपाल है, चीन है। तो ये पड़ोसी देश के बारे में जिक्र होता है। इसका मतलब है पड़ोसी देश का मतलब होता है कि वो सीमा हमारा नहीं है लेकिन हमारे बगल में है। उसी तरह से अशोक अभिलेख मिलता है चोल, चेर और पांडे के बारे में कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं। तो चोल, चेर, पांडे पड़ोसी राज्य मतलब ये सुदूर दक्षिण वाला क्षेत्र। अगर उनका इलाका देखें तो स्पेशली जो सुदूर दक्षिण वाला, जो चेन्नई उन्नई वाला, जो केरला वगैरह वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट है, मतलब कर्नाटक तक जो है, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कर्नाटक, है ना, इंक्लूडिंग टू आंध्र प्रदेश में। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट वाला जो है, ये पार्ट जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पास होगा, ठीक है। तो माना जाता है कि ये सीमा जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है सुदूर दक्षिण में जो है कर्नाटक उसका सीमा था। यहाँ पर देखें पूर्वी वाला क्षेत्र में तो ये कामरूप जो है एकदम ईस्ट वाला क्षेत्र में देखें तो कामरूप भी उसके जो है सीमा का क्षेत्र में माना जाता है, ठीक है। नेपाल चूंकि जो है नेपाल उसके सीमा में नहीं था, नेपाल के बारे में जिक्र किया जाता है कि नेपाल यात्रा के लिए जाता है, ठीक है।
लेकिन वहाँ पर कोई वैसा उल्लेख नहीं मिलता है। तो हो सकता है नेपाल यात्रा वगैरह जो है उसकी सीमा में अधीन हो गया हो, ठीक है। उसके अलावा जो है इधर देखिएगा तो बांग्लादेश तक क्षेत्र जो है, जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, वहाँ पे एक स्थान है महास्थानिक, ठीक है। महास्थानिक एक जगह का नाम है महास्थानिक। यहाँ से जो है एक अभिलेख मिला है, ये अभिलेख मिला है, और ये अभिलेख जो है चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। मतलब बोला जाता है कि वहाँ पे अकाल पड़ा था, और अकाल में जो है वहाँ पे जो है उसको व्यवस्था किया गया था लोगों को जो है भूख से बचाने के लिए। तो वो अभिलेख में उल्लेख मिलता महास्थानी का। तो माना जाता है कि पूरा जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश भी किसके अंदर में था, चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर में। इधर जाएंगे तो कश्मीर का जो है उल्लेख मिलता है, क्योंकि कश्मीर में जो है, कश्मीर का क्षेत्र जो है इनके अंतर्गत था। क्या बोला महास्थानी, महास्थानिक अभिलेख, लिखिए महास्थानिक अभिलेख, ठीक है। तो कश्मीर का क्षेत्र भी जो है इनके अंतर्गत था। मतलब उसके आगे तो नहीं जा सकते, उसके आगे तो पहाड़ी है, ठीक है, हिमालय वाला पूरा पार्ट है। तो कश्मीर का जो पार्ट जो है इनके पार्ट में था। और इधर जाएंगे, इधर वाला पार्ट में, तो इधर वाला पार्ट में जो है बोला जाता है कि जो पंजाब वाला क्षेत्र था, पूरा पंजाब मतलब पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी, पंजाब जो है दो भाग में बटा हुआ आज़ादी के बाद, है ना। पंजाब दो भाग में, एक पश्चिमी पंजाब है, एक पूर्वी पंजाब है, ठीक है। पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पंजाब जो है पाकिस्तान के पास चला गया है, और पूर्वी पंजाब जो है भारत, सॉरी हाँ, पश्चिमी पंजाब जो है पाकिस्तान के पास, पूर्वी पंजाब जो है भारत के पास है, ठीक है। तो उस समय जो है पंजाब वाला जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य जीत चुका था। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ये क्षेत्र इसलिए जीता था क्योंकि ये सिकंदर वाला क्षेत्र था। सिकंदर के जाने के बाद खाली हो गया, तो उस क्षेत्र को जीतते हुए निकल गया। तो ये क्षेत्र इसके पास था। बाद में इसके बाद जो अफगानिस्तान वाला और पाकिस्तान का अन्य जो क्षेत्र आता है, वो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किसके पास था, वो था किसके पास, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है सेनापति था सेल्यूकस, समझे। तो जो है उसके पास ये क्षेत्र था, क्योंकि वो राज्य बनाया था उन क्षेत्रों को मिला के, तो उसके पास था। बाद में बोला जाता है कि जो है दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, ये उल्लेख मिलता है, दोनों चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में लड़ाई हुआ, और दोनों के बीच में लड़ाई होने के बाद जो है माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस को हरा दिया था, है ना, हरा देता है। और हार के बदले में जो है फिर क्या होता है कि जो है फिर दोनों के बीच में रिश्तेदारी हो जाता है। वो अपनी बेटी की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है ना। सेल्यूकस जो है अपनी बेटी की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, और दहेज में जो है 4 प्रांत देता है ना, काबुल, कंधार, है ना। तो ये जो है, जो काबुल, कंधार, खैरात, ये सब जितना प्रांत है, ये प्रांत उसको दहेज में मिल जाता है, और जिससे जो है उसकी सीमा बढ़ के कहाँ पहुँच जाता है, पश्चिम में पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला क्षेत्र आ जाता है। मतलब ईरान तक सीमा जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पहुँच जाता है, ईरान और सीरिया वाला क्षेत्र तक, ठीक है। तो ईरान और सीरिया तक का क्षेत्र, सीमा तक जो है क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पास में होता। मतलब पश्चिमी क्षेत्र देखेंगे तो पूरा का पूरा जो है ये क्षेत्र, पूरा बलूचिस्तान से लेकर जो है अफगानिस्तान तक, तो इसकी ये सीमा था। तो ये पूरा का पूरा सीमा जो है चंद्रगुप्त मौर्य तक था, ठीक है। सिर्फ एक पार्ट छोड़ा हुआ था, वो था उड़ीसा। उड़ीसा चूँकि जो है प्रयास करता है लेकिन नहीं जीत पाता है, तो ये जो है उसके समय में नहीं था, क्योंकि इसका उल्लेख मिलता है क्योंकि नंद वंश जीता था। नंद वंश जो है बोला जाता महापद्मनंद था, वो उड़ीसा जीत चुका था उसके समय में, लेकिन बस जो है घानानंद के समय में निकल गया, ठीक है, फिर छीन लिया। तो फिर चला गया राजा खारवेल के पास में, और फिर बाद में जो है चंद्रगुप्त मौर्य प्रयास करता है लेकिन नहीं हो पाता है। बिंदुसार जो होता है वो प्रयास नहीं करता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा होता है, जो अशोक के पिताजी होते हैं, वो कोई प्रयास नहीं करते हैं। उनके समय में जितना था चंद्रगुप्त मौर्य का उतना ही रहता है सीमा। बाद में अशोक जब आता है तब फिर एक कलिंग को, पहले उड़ीसा कलिंग के रूप में कहलाता था, तो कलिंग का क्षेत्र जो है, कलिंग का क्षेत्र जो है बाद में अशोक जो है जीत जाता है। अब सोचो कि अशोक के समय में तो बोला जाता है कि अशोक जो सबसे उस समय के सबसे जो है चक्रवर्ती राजा होता है, और उसके समय में जब युद्ध होता है तो कितना भीषण युद्ध होता है। अशोक के समय तो पूरा राजनीतिक रूप से जो है सस्टेन कर जाता है ना, सेना बड़ा मिल जाता है, प्रशासन बड़ा हो जाता है, पूरा का पूरा स्थिरता आ जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो स्थिरता भी नहीं है, वो तो अभी बढ़ा ही रहा है, समझ में। बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, वो बढ़ा रहा, बैंक में वो जमा फिर बाद में करता है,
ठीक है। समझ में? तो सिंपल सी बात है कि उस समय जो है नहीं जीत पाया होगा। अशोक के समय में जो युद्ध होता है उतना भीषण युद्ध होता है, इतना भीषण युद्ध कि माना जाता है कि उस समय 2 लाख लोग जो है हताहत हो गया था। उस समय 2 लाख की जनसंख्या समझते हो, आज का 2 करोड़। उस समय का 2 लाख, आज का 2 करोड़ से ज़्यादा ही होगा। समझ में? उतना जनसंख्या हताहत होता है। 50,000 तो दास बनाया जाता है। समझ? मतलब उस समय इतना भीषण और लंबा युद्ध चलता है। तो इसका मतलब कलिंग भी मजबूत राज्य के रूप में होगा। इतना आसानी से उसको हराना जो है संभव नहीं था। और बोला जाता है कि जब अशोक कलिंग को जीत जाता है उसके बाद अशोक को जो है आत्मग्लानि होता है। बोलते हैं ना कि मतलब पछतावा होता है, मतलब इतना खून देख लेता है, इतना लोगों को मरते हुए देख लेता है, इतना लोग हताहत हो जाता है कि बाद में उसको अंदर में बहुत प्रेरणा पीड़ा होता है ना, पीड़ा आता है। उसके बाद जो है वो बोला जाता है कि जो है उसने युद्ध त्याग का नीति अपना लिया। बोलता है कि युद्ध त्याग दिया और युद्ध त्यागने के बाद जो है फिर उसने बोला कि अब जो है अब युद्ध नहीं करेंगे। अब जो है वो धम्म नीति लेके आता है। बोला कि अब धम्म नीति है, मतलब जो है अब जो है हिंसा नहीं करना है, अहिंसा करना है। राजा पिता तुल्य होता है, प्रजा जो है बेटा तुल्य होता है। जैसे पिता और बेटा में जो रिश्ता होता है पुत्र में, वैसे ही जो है राजा और प्रजा में होता है। फिर बहुत नैतिक वाला बात समझाना स्टार्ट करता है। सिंपल सी बात था कि अशोक जो है चालाक था। कुछ इतिहासकार जो है दूसरे तरफ एंगल्स लेके आते हैं, बोले देखो अशोक के समय, अशोक के बाद जो है अशोक के समय में इतना बड़ा साम्राज्य हो जाता है कि उससे आगे वो कहाँ जाएगा। उससे आगे जाने के लिए नियंत्रण भी तो रखना पड़ेगा। सुदूर दक्षिण में जाने का मतलब है कि वो नियंत्रण में आएगा नहीं, सुदूर दक्षिण, क्योंकि बहुत राज्य से बहुत दूर हो जाएगा। दूसरा है कि अब ईरान जीतेंगे थोड़े, ईरान वाला क्षेत्र है, अब करने के लिए जाना पड़ेगा, सिकंदर बनना पड़ेगा। ईरान वाला क्षेत्र जीत लो, है ना, इराक मिस्र वाला क्षेत्र जीत लो। जाते थे यूरोप जीत सकते थे, तो उतना जाने के लिए था। यहीं पे जो इतना क्षेत्र इसका था, इसी को सस्टेन रखना इसके लिए चुनौती था, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र था उस समय। समझ में आया? तो लगभग भारतीय महाद्वीप में तो उसका कब्जा हो ही चुका था। तो इस अच्छा, दूसरी चीज़ है कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिनको तलवार के बल पर रख दिया गया था, जबरदस्ती जीत लिया गया था। और मिलता भी उल्लेख है कहीं कहीं जो जनजातीय टाइप के लोग होता है वो उपद्रव करता है आज़ाद होने के लिए। आप जबरदस्ती किसी को कुछ समय के लिए रख लोगे, हमेशा के लिए नहीं रख सकते हैं। किसी दिन वो मजबूत होगा तो खड़ा हो जाएगा, विद्रोह कर देगा। तो अशोक जानता था कि आज न कल विद्रोह होगा, और हुआ भी, क्योंकि उसके पहले वो तहसीला और उज्जैन गया था विद्रोह दबाने के लिए। बिंदुसार के समय विद्रोह हो चुका था, तो दबाने के लिए तो जा चुका था, देख चुका था कि विद्रोह तो होगा, उसके समय में भी होगा। तो विद्रोह को अगर मान लीजिए 1-2 जगह होगा तो ठीक है, लेकिन अगर 10 जगह विद्रोह हो गया तो कैसे दबाएंगे, परेशानी होगा। तो जब विद्रोह को नहीं दबा सकते हैं तो एक चीज़ होता है, जब मार और डांट से जब बेटा नहीं मानता है तब उसको नैतिकता का पाठ समझा दिया जाता है। समझ में? तो नैतिकता का पाठ जब समझा दिया जाएगा ना तो वो समझता है, क्योंकि नैतिकता हमेशा इमोशन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अब मान लीजिए कि बेटा जो है पिता का बात नहीं मान रहा है, जैसे हम देखो एग्जाम्पल घर का बता रहे हैं सिंपल सा। अब मान लीजिए कोई बेटा बिगड़ जाता है, मान लीजिए वो ड्रिंक कर रहा है, डेली रात को पी के ड्रिंक आ रहा है ना। बाप उसको बोल रहा है क्यों तुम पीते हो, मारा भी उसको, डंडा से मारा, जूता से मारा, फिर भी वो नहीं मान रहा है। देखे होंगे कभी, फिर भी नहीं मान रहा है, फिर भी पी के आता है। जब वो हर हथकंडा अपना लेता है और बेटा नहीं मानता है तब तो फिर बाप किस पे आता है, फिर नैतिकता पे आता है। फिर बोलेगा कि देखो तुम जब इतना छोटा था, इतना कष्ट से तुमको जो है हम पाले हैं, तुमको मालूम है कितना कष्ट करना पड़ा है। समझ में? तुमको मंदिर में गए, जाकर मन्नत मांगे तब तुम पैदा हुए, है ना, तुम ऐसे हुए, तुमको पढ़ाई यहाँ नहीं हो रहा था, वहाँ पे हो रहा था, है ना, तुमको जो है बहुत कष्ट से पाले, तुमको कुछ हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तुम ही तो मेरा सहारा है ना, तुम्हारा कर्तव्य है कि माँ बाप को कष्ट ना हो, दुख ना हो, हम इसीलिए तुमको पाले थे ना। जब नैतिकता समझाना स्टार्ट होगा तो बेटा इमोशनल होने लगता है ना, तो उसको इमोशनल होना स्टार्ट हो जाएगा कि अरे बात तो सही है, हम कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो उसके मन अंदर में तो होता ही है, उसके मन में है जो है दिल में जो आने लगता है कि मेरे कारण मेरे पिता को कितना पीड़ा हो रहा है, मेरे माता को कितना पीड़ा हो रहा है, हम ही बहुत गलत काम कर रहे हैं, हमको नहीं करना चाहिए। उसके मन में एक बार आत्मग्लानि आ जाता है।
समझ में आया? जब आत्मग्लानि आएगा तो परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब मारे गए, जब मार उसको पीटा है 4 डंडा, बोला को पीटेगा ना और पीटो, हम पी के आ गए। 4 क्यों, 10 डंडा मारी लेकिन तो भी हम पी ही के आएंगे। समझ में आया? तो नहीं मानेगा। मार खाने से ना आदमी और जो है ताकतवर हो जाता है। समझ में आया? तो सही बोल रहे, ताकतवर हो जाता है। इसका उदाहरण महात्मा गांधी दिए थे। बोले थे कि जो है अंग्रेज जो धरासना में जब वहाँ पे नमक सत्याग्रह चल रहा था, धरासना में जो है आंदोलन चल रहा था, वहाँ पे अंग्रेज घंटा से दे रहा था, दे डंडा। आज नमक पे सब बैठा हुआ था, कपार फट जा रहा है, हाथ टूट जा रहा है, पैर टूट जा रहा है, फिर भी लोग हट नहीं रहा है और मजबूत हो गया। मारना मार दो, लेकिन हटेंगे तो नहीं। समझ में आया? लेकिन इमोशनल आदमी को हटाया जा सकता है, इमोशनल कर दिया जाता है। अशोक वही काम किया, नैतिकता लेके आ गया। अब प्रजा को क्या बोल रहा है, तुम पुत्र हो। अशोक जो है बोला जाता है एक जगह मिलता है कि 99 भाई का हत्या करके वो राजा बना था, तो उस समय नैतिकता तो नहीं है। समझ में आया? कलिंग युद्ध में 2 लाख लोग मर गया, उस समय एथिकल वैल्यू नहीं था। 2 लाख लोगों को मारना गया, तो 2-4 मरा होगा, 20 मरा होगा, उसमें एथिकल वैल्यू आना चाहिए कि भाई ये 20 लोग मर गया, नहीं मारना चाहिए। जीवन मरण तो भगवान के हाथ में, हम क्यों मार रहे हैं? नहीं आया, कलिंग जीत लिया गया। अब बोल रहा कि नहीं, हिंसा नहीं करना चाहिए। तो क्या हो गया? नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा ना कि प्रजा जो है विद्रोह करेगा, हिंसा करेगा, तो उसको पाठ पढ़ाओ, हिंसा नहीं करना चाहिए, दया होना चाहिए, प्राणी मात्र से दया करना चाहिए। अरे हिंसा तो मनुष्य से छोड़ दीजिए, पशु से साथ भी नहीं होना चाहिए, पशुओं को भी प्यार करना चाहिए। राजा को पिता तुल्य मानना चाहिए, मतलब अपने पिता तुल्य मानिए और हम आपको बेटा तुल्य मानेंगे। इमोशनल कनेक्टेड कर दिया और हुआ भी। धम्म नीति के कारण ना अशोक का जो है पूरे साम्राज्य में विद्रोह नहीं। नहीं, बौद्ध धर्म बोलता है कि हृदय परिवर्तन आ जाता है, बौद्ध धर्म को अपनाता है, उसका नतीजा जो है उसको शिक्षा देता है, तो बौद्ध धर्म जो है के प्रभाव में आकर जो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है ना। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि नहीं, ये प्रशासनिक दृष्टिकोण था, मतलब प्रशासन को बेहतरीन करने के लिए उसने धम्म नीति को लेकर आया था। हाँ, कलिंगा जीता, उसके बाद जो हो सकता है प्रशासनिक जो है ज़्यादा प्रशासनिक पार्टी लगता है कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए धम्म नीति लेके आया था, क्योंकि वो किसी एक धर्म की बात ही नहीं करता, वो सभी धर्मों का सार है। वो धर्म नहीं है, वो धम्म है, वो प्रशासनिक पार्ट है। बहुत लोग उसको धर्म से जोड़ते हैं, बल्कि धर्म के चीज़ों को ले आता है, सब धर्मों का। इससे क्या था ना, धर्म नैतिकता का पाठ पढ़ाता है। धर्म जो है आदमी को इथिकल बनाता है। धर्म क्यों बोलते हैं कि धर्म के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि इथिकल बताता है। अब सब रामायण पढ़ते हैं, रामायण देखते हैं, वो इथिकल बनाता है। जहाँ पे भाई भाई के बीच में 1-1 इंच की ज़मीन के लिए जो है गोली मार दिया जाता है और गला काट दिया जाता है, वहाँ पे दिखाया जाता है कि देखो त्याग होता है भाई। एक भाई था कि जो बड़ा भाई चले भी गए फिर भी वो शासन नहीं किया, और यहाँ तो तुम 1 कट्ठा जमीन के लिए मार दे रहे हो जान, फिर भी शासन नहीं किया और खड़ाऊ रख के शासन किया। एथिकल वैल्यू समझाया, एकदम मोरल और एथिकल दोनों है वो, समझ में? तो पूरा रामायण से तो एथिकल वैल्यू समझा दिया है, सिर्फ नैतिकता का पाठ समझाता है वो। इसीलिए बोलते हैं ना कि वो जोड़ने वाला चीज़ है, समझ में? वाइफ का कर्तव्य दिखाता है कि वाइफ का कर्तव्य क्या है, एक राजा का कर्तव्य क्या है, भाई का कर्तव्य क्या होता है, बड़ा भाई का कर्तव्य क्या है, छोटा भाई का कर्तव्य क्या है, पूरा एथिकल वैल्यू समझाता है। तो ये सब धर्म क्या है, एथिकल वैल्यू को समझाता ही तो है, जोड़ता ही तो है। तो अशोक भी एथिकल वैल्यू समझा दिया, और हुआ भी। उसके लगभग 50 साल के शासनकाल में विद्रोह नहीं होता, एक भी विद्रोह नहीं होता है। कहीं कहीं कुछ जनजातीय लोग विद्रोह करता है तो बोलता भी है कि जो है अगर विद्रोह किया जाएगा तो उसको जो है दंड भी दिया जाएगा। इसका मतलब दंड देने का भी प्रोविजन रखा हुआ था कि अगर कोई नहीं मानेगा एथिकल से तो उसको फिर सैन्य मामले से दबा दिया जाएगा। ये भी बात है, क्योंकि सेना भंग नहीं करता है, समझ में? लेकिन बाद में क्या होता है, प्रशासन शिथिल हो जाता है। अब बहुत युद्ध नहीं हो रहा था, सेना 50 साल से युद्ध नहीं कर रहा था, भूल गया है ना, बहुत उसका जो प्रैक्टिस है वो खत्म ना हो गया। तो आगे जब चल कर जो है तो उसका उत्तराधिकारी आता है, तो अशोक तो मान ली दमदार था, उसका बात मान लिए, लेकिन उत्तराधिकारी था तो उसका बात लोग क्यों मानेंगे, समझ में? और उतना योग्य भी नहीं था। तो फिर जो है उसके उन लोग के समय विद्रोह होने लगा, और जो है यहाँ विद्रोह हुआ, वहाँ आज़ाद हुआ, वहाँ विद्रोह हुआ, वहाँ आज़ाद हुआ, वहाँ विद्रोह हुआ। फिर अशोक के बाद जो है विद्रोह होने लगा, और बाद में जो है अलग अलग जो है छोटे छोटे राज्य में डिवीजन हो जाता है। क्लियर? तो अशोक का करेक्टर भी ज़बरदस्त है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़बरदस्त करेक्टर, दोनों चीज़ है, हिंसा और अहिंसा दोनों चीज़ है।
और बोला जाता है कि अशोक का जो प्रशासनिक पार्ट था बहुत बेहतरीन था। ऐसा नहीं है, अशोक भी जो है यात्रा करता है, अलग अलग यात्रा करता है, लोगों को समझाता है धम्म नीति के कारण। ऐसा थोड़े कि खाली घोषणा कर दिया, वो जाता भी है। 8वें वर्ष लुम्बिनी जाता है, नेपाल जाता है, तराई वाला क्षेत्र में जाता है, जहाँ जहाँ उसको लगता है गया जाता है, सब जगह जाता है और यात्रा करता है और लोगों को समझाता भी है, बोलता भी है। तो लोग उसका प्रचार प्रसार भी करता है, उसको प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात्र नियुक्त करता है, अलग अलग क्षेत्रों में जाता है और जो उसका प्रचार प्रसार करता है। तो ये था कि प्रशासनिक पार्ट, उसके प्रशासनिक जो दृष्टिकोण था वो उसका बेहतरीन था। और यही कारण था कि जो है अशोक के समय में जितना बड़ा साम्राज्य रहा, उतना बड़ा साम्राज्य आज तक किसी के पास नहीं रहा। और जितना सुचारू रूप से वो चला लिया, उतना सुचारू रूप से आज तक कोई चला भी नहीं पाया। ऐसा नहीं है, अकबर उसके बाद जो है अकबर के समय में भी दिखता है, लेकिन इतिहासकार तुलना कर देता अकबर और अशोक इज ग्रेट, लेकिन दोनों का सिचुएशन और चीज़ें अलग अलग था। अकबर के समय में कई बार विद्रोह होता है, अकबर के समय कई बार विद्रोह होता है, लेकिन जो है धार्मिक नीति के कारण लेकर जो है दोनों के बीच में तुलना कर दिया जाता है कि दोनों का धार्मिक नीति क्या आता है, सेक्युलरिज्म वाला पार्ट होता है, मतलब सभी धर्मों को समान मानता है। जैसे अकबर के बारे में बोला जाता है कि वो जो भेदभाव नहीं करता था, मतलब अगर हिंदू है तो उसके दरबार में भी हिंदू खूब है। हाँ, बोला जाता है कि हिंदू खूब है, हिंदू जो है उसमें जो है क्या बोलते हैं उसके नवरत्न है, उसमें तो अधिकतर हिंदू ही है। हाँ, रामायण को उसके समय में रामायण का अनुवाद करवाया फारसी में, महाभारत का अनुवाद करवाया फारसी में, तो बहुत सारे जो ग्रंथ था हिंदू ग्रंथ उसको ये अनुवाद करवाया गया फारसी में, तो बहुत सारा है। उसके अलावा जो है यहाँ भी दिखता है कि जो इस्लाम का कट्टरता था उसको भी नकार देता है ना, उसको भी नकार देता है। अकबर जो है मुल्ला लोग जो है, जो मुल्ला मौलवी होते हैं वो नाराज रहता है अकबर से, उसको भी नहीं मानता, बोला तुम बोले वही सही होगा। उसने वो एक बनाता दीन इलाही, जहाँ पे सभी धर्मों के लोगों को बुलाता है। दीन इलाही जो है बनाता है 1582 में शायद बनाता है, तो सभी लोगों को बुलाता है और क्या करता है, कोई टॉपिक रहता है, मान ली किसी विवाद है, उस टॉपिक को वहाँ पे देता है कि भाई इस्लाम धर्म के अनुसार इसका क्या मतलब हुआ, हिंदू धर्म के अनुसार क्या हुआ, जैन धर्म के अनुसार क्या हुआ, पारसी धर्म के अनुसार क्या हुआ, और सभी को सुनता था और निष्कर्ष निकालता था कि इसका ये होना चाहिए। मतलब पूरा पूरा शरीयत हदीस के अनुसार नहीं चलता था, वो उसका अपना फंडा था। बाद में बोला कि बेकार बकवास, मालूम चला वो झगड़ा घर बन गया दीन इलाही, सब धर्म के लोग अपने झगड़ने लगे, नहीं मेरा सही है, वो बोला मेरा सही है, मेरा सही है। तब बोला कि भैया ऐसे नहीं होगा, तो अकबर फिर एक नया ही धर्म चला दिया, एक नया धर्म ही चला दिया। धर्म एक मतलब एक सिद्धांत बनाता है अकबर, है ना, एक सिद्धांत बनाता है और उस सिद्धांत के अनुसार जो है सभी लोगों को बोलता है कि इसको अपना लो, उसमें सब धर्मों को सार को जोड़ के कर देता है। समझ में आया? उसी में तो बोला जाता है, उसी में तो नाम लिया जाता है अल्लाह हो अकबर, उसी में मतलब अल्लाह हो अकबर, मतलब अकबर जो क्या है अल्लाह का दूत है। समझ में? तो उसी में उस धर्म को अपनाने वाले लोग ये बोलता था। हाँ, तो फिर धीरे धीरे वो धर्म को, उस धर्म को अपनाने वाला बीरबल भी था, पहला आदमी था बीरबल, है ना, नवरत्न में था, उसका नाम महेश दास था, महेश दास ना, बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या था, महेश दास या महेश दास ही था शायद। तो वो अपनाने वाला वो भी था और बहुत सारे लोग थे, है ना। अकबर के समय में तानसेन भी थे, है ना, तानसेन भी थे, बीरबल भी थे, करोड़ीमल भी थे, तो बहुत सारे लोग थे। राजा करोड़ीमल है, उन्हीं का भू राजस्व नीति चलता है अकबर के समय में। मतलब इतना बड़ा पोस्ट, मतलब इतना बड़ा पार्ट वो करोड़ीमल को देता है ना। तो ये चल इसीलिए धर्म को लेकर जो है अकबर और जो है अशोक के बीच में जो है ये माना जाता है कि दोनों के बीच में क्या है कि समानता था, क्योंकि दोनों एक तरह से जो है सेकुलरिज्म को मानते थे, मतलब किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करते थे। मतलब अकबर के बारे में बोला जाता है तो वो अलग अलग मंदिरों को दान भी देता था। हाँ, कर्नाटक में ज्वाला मंदिर टूट जाता तो उसके लिए बनाने के लिए देता है,
है ना। अपना किला में भी जो है राधा कृष्ण का मंदिर बना कर रखता है, जिसमें जो है बोला जाता है कि जोधाबाई जो उसमें पूजा करती थी अपना, तो मंदिर भी बनाया था, होली मनाता था, होली मनाता, दीपावली मनाता था, सब मनाता था वो, है ना। इसलिए लोग उससे नाराज होता था। तो इस आधार पर उसको जो जोड़ देता है कि अकबर और अशोक जो है दोनों ग्रेट थे, लेकिन अशोक का परिस्थिति अलग था, अशोक का परिस्थिति अलग था और अकबर का परिस्थिति अलग था। ठीक है। चलो हेडिंग लिखे, मौर्य साम्राज्य। लिखो, मगध में स्थित दक्षिण एशिया में भौगोलिक रूप से व्यापक लौह युग की ऐतिहासिक शक्ति थी, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में की थी। हाँ, 322 बीसी में की थी। मौर्य साम्राज्य को भारत गंगा के मैदान की मौर्य साम्राज्य को भारत गंगा के मैदान की विजय द्वारा केंद्रीकृत किया गया था। हाँ, केंद्रीकृत किया गया था। और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र में
स्थित थी, पाटलिपुत्र में स्थित थी। लाइन चेंज करो। देखो, मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। यूनानी आक्रमण से उत्पन्न यूनानी आक्रमण से उत्पन्न संकट से ग्रस्त और मगध के अत्याचारी शासकों से त्रस्त जनता को मुक्ति दिलाने के लिए उसने चाणक्य की सहायता से अपना राज्य स्थापित किया। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो, मेन हम लोग का जो सिलेबस है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार है ना। तो साम्राज्य विस्तार ही उनको पढ़ना, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा है। बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पहला तो जाति, मौर्य जाति को लेकर विवाद है, अलग अलग मत जो है अलग अलग देता है। अब कोई जो है बोलता है कि जो है मौर्य जो है वैश्य जाति से था, कोई जोड़ता है कि शूद्र जाति से था, है ना, और कोई जोड़ता है कि जो है ये क्षत्रिय जाति से था। तो इसमें विवादित है कि वो किस वर्ण से संबंधित था। ठीक है, लेकिन जो है बौद्ध ग्रंथ बताता है, जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वज जो है पिपलीवन के शासक थे। तो पिपलीवन जो गणतांत्रिक राज्य था, जो हम बताए हैं पिपलीवन, तो पिपलीवन जो है, पिपलीवन का शाक्य होगा ना, पिपलीवन का शाक्य, तो पिपलीवन के जो लोग थे वही उनके वंशज थे, है ना, तो वो उनके वंशज थे। हाँ, देखो ना बौद्ध ग्रंथ क्या बोलता है कि उनके वंशज थे। जब यह राज्य मगध साम्राज्य का शिकार बन गया, मतलब मगध साम्राज्य जब जो है पिपलीवन को जो अपने अधिकार में ले लिया, चूँकि वो सारे गणतंत्री क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था, जब पिपलीवन को जो है अपने अधीन ले लिया, तो जो है मौर्य कुल के व्यक्ति जो है, क्योंकि राज्य जब छीना गया तो मौर्य कुल जो वंशज के लोग थे वो सामान्य जो है कुल के होगा, सामान्य व्यक्ति बन गए, सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन बसर करने लगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे मान लीजिए जैसे राजपूत है, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई राजपूत तो शासक थे, राजपूत तो शासक थे, लेकिन मान लीजिए शासक जो थे तो फिर मालूम चला कि शासक वो भी राजस्थान वाले पार्ट में थे, क्योंकि राजपूतों का उत्पत्ति राजस्थान और गुजरात वाले पार्ट में पूरा था। तो फिर मालूम चला कि झारखंड में राजपूत मिल जाता है, बिहार में राजपूत मिल जाता है, यूपी में राजपूत मिल जाता है। अब भाई राजा थे तो फिर सामान्य जीवन क्यों जीते लोग? तो ये भी होता है कि जब उनका राज्य छीन लिया जाता है
जब किसी दूसरे का अधिकार में आ जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, वहाँ से माइग्रेट करके दूसरी जगह जो है सामान्य जीवन जीने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे अब उनकी वो अवस्था नहीं ना है, राजा वाला अवस्था तो है नहीं, तो दूसरी जगह चला जाता है। अब मान लीजिए कि आपका घर यहाँ पे है, अब यहाँ पे आप अगर नाली साफ करेंगे या मान लीजिए कोई ऐसा काम करेंगे जो आपको करने लायक नहीं है, लेकिन काम करेंगे तो चार को जो समाज में लोग हैं वो दूसरे का अच्छा ये देखो क्या कर रहा है, नाली साफ कर रहा है। लेकिन यही आप गुजरात में करेंगे तो देखने नहीं जा रहा क्या कर रहे हैं, वो देखने नहीं जा रहा। वहाँ जाएंगे तो बोलेंगे क्या करता है, कुछ नहीं फैक्ट्री में काम करते हैं। और सऊदीया चले गए तो बोले वहाँ तो कुछ करना ही नहीं, ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। और डेली जो है पैजामा और ड्रेस पहन के जाकर जो है साफ कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही है कि भाई आदमी माइग्रेट कर जाता है दूसरी जगह, दूसरा आवास देख लेता है अपना, ठीक है। तो ही बोला जाता है कि ये पिपलीवन के जो इनका जो साम्राज्य जो है मगध साम्राज्य के अधिकार में आ गया, तो जो वंश के लोग थे वो जो है वहाँ से दूसरी जगह माइग्रेट कर गए होंगे, सामान्य जीवन जीने लगे होंगे। तो बोला जाता है कि इनके जो पूर्वज थे, जो इनके जो साम्राज्य था उससे जो उनका मगध साम्राज्य में चला गया, तब ये लोग जो मौर्य कुल के लोग थे ये लोग सामान्य जीवन जो है जीने लगे थे, व्यतीत करने लगे थे। और बोला जाता है चंद्रगुप्त का जो है जो बचपन का जीवन था वो भी जो है जंगलों में बीता था, मतलब जो है जंगल में मेन जगह से जो है दूसरी जगह डाइवर्ट हो गए। अब होता है ना कुछ वंश का लोग विद्रोह करेगा इसलिए उसको सबको मार भी दिया जाता है, लोग भाग जाता है और दूसरी जगह जो जीने लगता है, तो इसलिए जो है जंगल में ही बीता। और बोला जाता है कि जो है अपने पिता की मृत्यु के पश्चात जो है अपने माता के साथ जो है वो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में चलाया, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में चलाया। और वहीं पर हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है उसको ले लिया हो, रख लिया हो, कोई व्यक्ति उसका लालन पालन करने के लिए तो रख लिया गया हो। और बोला जाता है कि जब जो है जब नंद वंश में जब चाणक्य होता है, चाणक्य जब वहाँ से उसको अपमानित कर दिया जाता है तो वो जो है वहाँ से लौटते रहता है, तो पाटलिपुत्र वही जंगल से लौटता है, तो वहीं पे जो है उसको क्या होता है कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य दिख जाता है। तो वहाँ पे जो है बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है बचपन से ही जो है कुशाग्र बुद्धि का था, मतलब इंटेलिजेंट था शुरू से ही। और जो है वहीं पर जो है राज किलम, खेल का नाम था राज किलम, हाँ राज किलम जो है खेल खेल रहा था, है ना। उसी दौरान चाणक्य जो है उसको देखता है, राज किलम खेल खेलते समय, तो उसी समय देखता है और देखने के बाद जो है वो बहुत प्रभावित होता है। राज किलम खेल खेलते हुए देखते हुए बहुत प्रभावित होता है, और प्रभावित होने के बाद जो है वो जो है उसको ले आता है अपने पास लेके चला जाता है। बोला जाता है कि जो है चाणक्य जो है जो तक्षशिला था शिक्षा का जो है उसमें बहुत बड़ा केंद्र था, तो तक्षशिला में जो है वो वहाँ का आचार्य था, मतलब बहुत बड़े पोस्ट पे था, आचार्य मतलब प्रिंसिपल था, ठीक है, आचार्य थे, ठीक है। और बोला जाता है कि यूनानी आक्रमणकारियों से भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए, मतलब वो क्षेत्र जो था पंजाब वाले क्षेत्र में, वहाँ पे जो है जब यूनानी आक्रमण होता है तो उनका राज्य हो जाता है, तो उन्हें राज्य उनसे मतलब यूनानियों से आज़ाद करवाने के लिए जो है वो क्या करता है मगध आता है, और राजा जो है घनानंद से मिलता है, नंदवंश के शासक से। तो बोला जाता है कि जो है स्वतंत्र कराने का संकल्प लेकर जो है मगध के शासक घनानंद के पास पाटलिपुत्र आता है, परंतु नंद राजा ने उसे अपमानित कर निकाल देता है, समझ में। तो उसके पास आता है और कुछ दिन रहता भी है, और उसको बोलता है कि मतलब जो है आप उस क्षेत्र को जो है जीतिए, उस क्षेत्र को जो है आपका क्या करो कि जीत लो। लेकिन बोला जाता है कि जब नंद राजा जो है उसको अपमानित करके उसको निकाल देता है, तो एक और संकल्प लेता है। एक संकल्प तो ये भी लेता है कि जो यूनानियों से जो है पूरा जो क्षेत्र है उसको आज़ाद करवाएंगे। अब दूसरा संकल्प होता है कि नंद वंशों से मगध को आज़ाद करवाएंगे। दो संकल्प लेकर बैठ गया चाणक्य। बोला अपमानित कर दिया जाता है, कहा जाता है कि उस अपने अपमान से क्रोधित होकर उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो नंदों का नाश करेगा, ठीक है। पाटलिपुत्र से वापस लौटते समय उसकी नज़र जो है चंद्रगुप्त पर पड़ी, और उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे अपने साथ तक्षशिला ले गया एवं समुचित शिक्षा दिलाकर, है ना, उसको जो है उसी नंदों के विनाश की योजना बनाई, ठीक है। तो ये जो है उसका प्रारंभिक जीवन जो है चंद्रगुप्त मौर्य का है, ठीक है।
क्लियर, समझ में आया? तो इनका जो है ये था कि ऐसा नहीं था कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य का ये भी हो सकता है कि उसको राजवंश से जोड़ने के लिए जो है उसको मौर्य पिपली वंश से जोड़ दिया गया, पिपली वन के जो है मौर्यों के साथ, ठीक है, सॉरी मौर्य ही है, पिपली वन के मौर्यों के साथ जोड़ दिया गया, यानी कि वो राजा घर से पहले से ही था, ठीक है। लेकिन जो भी हो, है ना, लेकिन जो है ये था कि चाणक्य उसको लेके गया, ये फैक्ट है, चाणक्य लेके गया और ले जाकर जो उसको शिक्षा दीक्षा अस्त्र शस्त्र का दिया और बाद में रणनीति बनाकर जो है मगध साम्राज्य में जो है नंदों का जो है वंशों का समाप्त करता है और मौर्य साम्राज्य का स्थापना करता है, ठीक है। तो मौर्य अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य का अगर हम लोग देखेंगे तो इसका हम लोग दो तरीके से हम लोग इसका जो है साम्राज्य का विस्तार देख सकते हैं। एक तो हो गया कि जब वो मगध को जीतता है तो वो अलग अलग जो है चीज़ों को जो है निकालने का प्रयास करता है, अलग अलग क्षेत्रों को जीतने का प्रयास करता है, ठीक है। और दूसरा है जब मगध पर अधिकार कर लेता है उसके बाद जो है वो जो विजय करता है। तो दो तरीके से इसका विजय हम लोग देखेंगे, एक जो है मगध में शासक बनने के पहले का विजय और दूसरा मगध में शासक बनने के बाद का विजय। समझ में? दो विजय हो गया कि वो सारा क्षेत्र तो इसके पास ही है, तो पहले मगध को जीतता है और फिर बाद में मगध के बाद जो है जम्बू द्वीप को जीतता है, ठीक है। जम्बू द्वीप में भी दो तरीके से, एक विदेशी शासकों के साथ लड़ाई, एक देसी लोगों के साथ लड़ाई, जो भी चूँकि उस समय तो और देसी लोग होंगे ना, जो मान लीजिए कि मध्य भारत में होगा या पूर्वी भारत में होगा या मान लीजिए कि सुदूर क्षेत्र में होगा, उन सबको तो हराया या उनको अधीन किया ही होगा। कौन सा? जम्बू द्वीप जो है हिंदू धर्म में जो है जम्बू द्वीप ही नाम दिया जाता है, भारत का क्षेत्र मतलब पूरा महाद्वीप, भारतीय महाद्वीप को जम्बू द्वीप ही बोला जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अखंड भारत, मतलब जो भारत के लैंड से जुड़ा हुआ पार्ट है, समझो। तो लैंड से जुड़ा हुआ पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, है ना, ये सब क्या है? लैंड से जुड़ा हुआ पार्ट है। तो ये सब जम्बू द्वीप का पार्ट हो गया ना। जम्बू द्वीप मतलब भारतीय महाद्वीप में जिसको माना ही जाता है। अफगानिस्तान को दोनों पार्ट में इसको जो है वो भी माना जाता है, अरब वाला पार्ट में ही माना जाता है अफगानिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान को तो पूरा जो है भारत का ही पार्ट में लिया जाता है, बांग्लादेश को भारत के पार्ट में ही लिया जाता है, ठीक है। बलूचिस्तान वगैरह जो है भारत के पार्ट, बलूचिस्तान जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सीमा है। नहीं, बर्मा वर्मा जो है ना, बर्मा वर्मा नहीं था। बर्मा में देखो सिंपल सी बात है, बर्मा वगैरह जो है ना वो सब जो है, चाहे बर्मा हो चाहे म्यांमार क्या बोलते हैं, चाहे कंबोडिया वगैरह हो, ये सब अलग अलग पार्ट है। आपको वहाँ का जनजातीय और निर्जातीय व्यवस्था से पता चल जाएगा। ये भी बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, है ना, ये सब असम तक तो उल्लेख मिलता है, असम के आगे जो उल्लेख नहीं मिलता है, समझ में? ये सब बोला जाता है कि असम के आगे का जो पार्ट है ये सब जो है अंग्रेज़ों का दिया हुआ पार्ट है। अंग्रेज़ों ने जो है म्यांमार तक का क्षेत्र को जीत लिया था और भारत में शामिल कर दिया था, क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो पार्ट था वो भारत में था, भारत में सेंटर था ना, तो म्यांमार भी तो जीता गया था। बाद में म्यांमार को अलग 1936 में कर दिया, अगर नहीं करता अलग तो म्यांमार भी हमारा पार्ट हो जाता। चीन इसलिए बोलता है ना कि थोपा गया था, ये सब जो है हमारा क्षेत्र था, अंग्रेजों ने जीत के जो है भारत को दे दिया, तब वो दावा करता है, बोलता तवांग वांग जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश का वो सब हमारा क्षेत्र है, जो भी बौद्ध मठ वगैरह सब है हमारा क्षेत्र है, लेकिन जो है चूँकि भारत में अधीन अंतर्गत आता है वो लेने के लिए नहीं आक्रमण करते रहता है। इसलिए सिक्किम वाला पार्ट वो अपना मानता था, लेकिन बाद में जो है इंदिरा गांधी के समय में जो है सिक्किम को जो है भारत में मिला लिया गया, फिर चीन मान भी गया। 1975 में जो है 1975 में सिक्किम को शामिल किया गया भारतीय राज्य क्षेत्र में। तो इंदिरा गांधी के समय इंदिरा गांधी जो है सिक्किम को जो है चीन से ले ली, ये भी माना जा सकता है कि सिक्किम को जो भारतीय राज्य में शामिल किया और उसको राज्य का दर्जा दे दिया गया, और चीन भी जो है सहमति दे दिया, ठीक है भारत का ही पार्ट है, समझ में? तो सिक्किम भी अपना दावा ठोकता था, चीन सिक्किम मेरा पार्ट है,
अब अरुणाचल प्रदेश में दावा ठोकता है। ओपिनियन पोल बोला था, ओपिनियन पोल करवा के उसको शामिल करवाया गया था। हाँ, जनमत संग्रह करवा के जो है वहाँ के लोग जो है भारत में आने के लिए वोट किए थे। उसके बाद उसको मिला लिया गया। तो ये था, जो मिल गया सो मिल गया, बोलते हैं जो ज़मीन मिल गया सो मिल गया। बाद में फिर थोड़े होता है। अब चीन जो है 1962 में जो है एक बड़ा क्षेत्र जो है हमारा ले लिया। हाँ, सियाचिन वगैरह पार्ट जो है, चाहे वो इधर भी जो है लद्दाख तक पार्ट में भी कुछ क्षेत्र में घुस गया वो, उस पार्ट में तो है घुसा ही है। और ऊपर से जो है हमारे ऊपर ही लगाता है आरोप कि भारत जो है हमारा क्षेत्र पे कब्जा करके रखा है। अरुणाचल प्रदेश का जो है आधा क्षेत्र वो मानता है कि मेरा क्षेत्र भारत कब्जा कर लिया है 1962 में। अब भारत बोलता है कि मेरा क्षेत्र में कब्जा कर लिया है। ठीक है, चूँकि सीमा जो है काल्पनिक सीमा है ना। अब अंग्रेजों ने खींच के चल गया मनमोहक जो रेखा था, मोहक रेखा जो था, मनमोहन रेखा जो था, मोहन है, तो वो रेखा काल्पनिक छोड़ दिया गया है। कुछ उसमें बाउंड्रीज थोड़े किया हुआ था, बाउंड्रीज नहीं, ऐसे पिलर उलर मार दिया है। नहीं तो चीन बोला कि भाई ये तो अंग्रेजों ने अपने मन से थोप दिया मेरे ऊपर। उसमें कमज़ोर था चीन भी ना। अगर उसको उसी समय अगर उसको नहीं विश्वास था कि रेखा ठीक है कि नहीं है, तो 1950 में कर लेता, 52 में कर लेता, 54 में कर लेता, 62 में विवाद क्यों आया? इसका मतलब स्वीकार कर लिया था और उसमें संबंध भी तो अच्छा था। 1954 में भारत चीन जो है पंचशील समझौता किया था। बोला जाता कि मतलब उस समय देखा जाता है, बोला जाता है कि जो है भारत और चीन जो है लगता था दोनों भाई है। पाकिस्तान भले दुश्मन था, भाई था, हिंदी चीनी भाई भाई नारा लगता था। बीजिंग सम्मेलन, दिल्ली सम्मेलन होता था और दोनों का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है बैठते थे तो भाई भाई का नारा होता था। पंचशील समझौता किया गया था, 5 चीज़ों पर सहमति था। कोई दूसरा कोई अगर आक्रमण करेगा तो हम लोग दोनों सहयोग करेंगे, ऐसा था। एक दूसरे के क्षेत्र में जो है अतिक्रमण नहीं करेगा, कोई एक दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करेगा। और सिंपल से बात था कि नेहरू का उपलब्धि था कि चीन को जो है मतलब एक तरह से इतना मजबूत गठजोड़ कर दिया गया था कि जो है कल को डेट में कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो चीन खड़ा हो सकता था। बड़ा क्षेत्र था। और बोला भी जाता है कि नेहरू जो चीन को मान्यता देने वाला नेहरू पहला व्यक्ति थे। जब 1949 में चीनी क्रांति हुआ था और माओ त्से तुंग का जो है सरकार बना था, उस सरकार को मान्यता देने वाला नेहरू से पहला व्यक्ति थे। नेहरू मान्यता दिए थे, तब ना नेहरू को मानता भी था। और नेहरू ऐसा व्यक्ति थे कि उस समय अगर कद के हिसाब से देखोगे तो अमेरिका का राष्ट्रपति और रसिया का राष्ट्रपति और तीसरा में नेहरू का कद, तीनों का बराबर ही माना जाता था। क्योंकि अगर वो ग्रुप वो बनाया था, अमेरिका अपने ग्रुप में शामिल करवा रहा था और रसिया अपने ग्रुप में शामिल करवा रहा था, तो नेहरू भी एक ग्रुप बना कर बैठ चुके थे जिसको वो नेम बोलते हैं, गुटनिरपेक्ष देशों का जो है संगठन, नेम बना चुके थे। और नेम में थोड़ा बड़ा देश नहीं था, एक बड़ा ग्रुप उसमें शामिल करवा दिए थे नेहरू। और नेहरू के सहयोगी थे नासिर और टिटो, मार्शल टिटो, मतलब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और मिस्र के नासिर, मिस्र के राष्ट्रपति, वो सहयोगी थे। और नेहरू का आइडिया था गुटनिरपेक्ष। और तीनों मिल के जो है नेम का जो है 3 देश पहले मिले कि हम लोग भाई किसी दल में शामिल नहीं होंगे, हम नेम गुटनिरपेक्ष में रहेंगे। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अफ्रीकी देश, इंडीज देश, सारे देश जुड़ते कितना देश उसमें जुड़ गया मालूम है? 40-42 देश उसमें शामिल हो गया। तो 40 देश को शामिल कर देना मामूली बात है क्या? वो तो फ्लैक्चुएट कभी 36-40 ऐसे करके था, 36-40 देश लगभग छोटा बड़ा मिला के हो गया था, है ना। और कुछ देश उसको ऑब्जर्वर भी थे ना, सदस्य नहीं था, ऑब्जर्वर भी था, है ना। तो नेम एक बहुत बड़ा पार्ट था, बहुत देशों को बचा लिए थे नेहरू, बहुत देशों को बचा लिए थे। मतलब ग्रुप उसमें जो है अमेरिका और रसिया के बीच में जाकर पिस जाता वो, समझना। और उसके बावजूद भी, नेम बनाने के बावजूद भी नेहरू का झुकाव समाजवादी की तरफ ज़्यादा था, रसिया की तरफ ज़्यादा था।
उसके बाद भी नेहरू का जो है झुकाव रशिया की तरफ ज़्यादा था। समाजवादी थे भी, लेकिन वो समाजवाद में थोड़ा सा अंतर था। वो गांधी के समाजवाद को जोड़ लिए थे साथ में। गांधी समाजवाद था मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद मुख्य करते थे। मतलब नेहरू का समाजवाद कैसा था कि मतलब सबको मौका मिले। मतलब ये नहीं कि मतलब अगर पूंजीवाद को मान लीजिए जैसे पूंजीवाद है तो बाकी लोगों को भगा दे, वो नहीं था। वो था कि दोनों को शामिल मौका मिलना चाहिए। मतलब पूंजीवाद है वो भी देश में विकास में हिस्सा बने और सरकार भी देश के विकास में हिस्सा बने, दोनों मिलकर डेवलप करें। इसलिए नेहरू का समाजवाद में ना सब लोग समाहित हो जा रहे थे। मतलब पूंजीवाद को भी रखा गया तो सरकार, हमारा अर्थव्यवस्था क्या बन गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद भी था, टाटा बिरला भी थे और सरकार भी था। तो सरकार भी उत्पादन कर रही है, टाटा बिरला भी उत्पादन कर रहा है। लोहा स्टील का प्लांट का उत्पादन जो है टाटा बिरला भी कर रहा है। अब ये तो नहीं किया कि टाटा का जो है, अगर समाजवाद पूर्ण रूप से होता तो टाटा का जो पूरा का पूरा कंपनी जो है सरकार अधिग्रहण कर लेती, सरकार का अधिकार हो जाता। तो अधिग्रहण कहाँ के, उसको भी चलने दिए, बिरला को भी चलने दिए। और फिर जो है सरकार भी अपना जो है प्लांट लगाना स्टार्ट की। सरकार भी अपना जो है, चाहे बर्नपुर हो, भिलाई हो, बोकारो हो, बहुत सारा प्लांट लगाई सरकार अपने हिसाब से, अलग अलग देशों के सहयोग से लगाई। ये तो पक्का था कि नेहरू के समय में जितना कंपनी लगा उतना कंपनी नहीं लगा है, वो भी सरकारी कंपनी। HEC नेहरू के समय में बनाया गया था, अभी भी चल रहा है, वो बोले घाटा में चल रहा था जो भी है, लेकिन बहुत बड़ा एक प्लांट है रांची का। बोकारो वाला, बर्नपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बहुत सारा प्लांट लगाया गया था, समझ ना। तो बहुत सारा प्लांट लगा और बाद में फिर जो है इसको सबसे समाजवाद को अगर बोलते हैं ना बहुत गूढ़ रूप से लेकर गई तो इंदिरा गांधी लेकर गई। 42वें संविधान संशोधन में डाल दी समाजवाद वर्ड को, इंदिरा गांधी का डाला हुआ था। और समाजवाद के नाम पर जो है कई बैंकों का अधिग्रहण कर लिया गया। लगभग 14 बैंकों का अधिग्रहण किया गया था, प्राइवेट बैंक है सब। जैसे आज के डेट में ICICI बैंक है ना, HDFC बैंक है ना, इसी तरह का बैंक उस समय था सारा। और सबको जो है अधिग्रहण सरकार कर ले। जैसे आज सरकार कर ले ICICI बैंक का, HDFC बैंक का, एक्सिस बैंक का, सिटी बैंक का अधिग्रहण कर ले, सरकारी बैंक घोषित कर दे, सरकार इसको करेगी, सबको समान रूप से देगी। अभी HDFC में खाता खुलाने जाएंगे 10,000 रुपये मांगेगा, 10,000 रुपये दीजिए, सरकार ले लेगी तो 0 रुपये में खुल जाए खाता, सुविधा मिलेगा। तो नेशनलाइज की, ऑल इंडिया को नेशनलाइज की, बहुत सारा जो है कंपनी को नेशनलाइज कर दी गई। तो नेशनल जो बोलते हैं ना कि राष्ट्रीयकरण जो है इंदिरा गांधी समय में बहुत ज़्यादा हुआ था। अब तो राष्ट्रीयकरण कहाँ, अब तो जो है अब तो निजीकरण हो रहा है और राष्ट्रीयकरण तो बहुत मुश्किल है। हाँ, अब पूंजीकरण को अब हम देते जा रहे हैं चीज़ों को समय। अब राष्ट्रीयकरण को तो हम बंद कर दिए, राष्ट्रीय जो बैंक है या जो भी कंपनी है उसको भी धीरे धीरे करके पूंजी तरफ दे रहे हैं। और हमको लगता है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक समय के बाद जो सरकार जो है उत्पादन पे पूरा फोकस बंद हो जाएगा। सब उत्पादन जो है कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा। जैसे अमेरिका में होता है, अमेरिका में जो है डिफेंस से लेकर हर चीज़ क्या, गोला बारूद सब कुछ क्या है, सब बनाता है प्राइवेट कंपनी। एरोस्पेस वाला प्राइवेट है। आप ये क्या है, क्या बोलते हैं उनको, एलन मस्क क्या करते हैं, स्पेस वाला पूरा पार्ट वो करते हैं, अमेरिका को फिर भेजता है, अमेरिका खरीदता है उससे। कौन, तो ये है कौन, स्काई। यहाँ DRDO बनाएंगे था, DRDO था, लेकिन आप प्राइवेट में दे रहे हैं ना हम लोग। एक चीज़ जान लो कि भारत का जो है, जो स्पेस का जो पार्ट है ना, सबसे
कम कीमत में जो है और सबसे ज़्यादा डेवलप करने वाला अगर कोई स्पेस एजेंसी तो भारत का है इसरो। इसरो जितना कम दाम